जय हिंद, नमस्ते। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग अपना क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लास 9th का जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जितने भी आज इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स होंगे और इस पूरे चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल्ड में पढ़ लेंगे 1 आवर में। तो अपनी कॉपी पेन लेके आ जाइए और ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। क्यों सारे क्राइसिस हुए और कैसी सोसाइटी में कैसा सिस्टम था, टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे और मतलब लुइस 16 के राजा बनने से कैसे वहाँ पर रिपब्लिक स्टेट बना फ्रांस, वहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक, तो पूरा पढ़ेंगे, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि क्या होता है 14 जुलाई 1789 को, कि 14 जुलाई 1789 को क्या होता है। होता क्या है कि बहुत, देखो क्या लिखा हुआ, ह्यूज क्राउड, बहुत ज़्यादा लोग क्राउड आ जाता है। बेसिकली जब गुस्से, क्राउड हम लोग कहते हैं नॉर्मल भीड़ को, और जब उग्र भीड़ होती है उसको हम लोग कहते हैं मॉब कहते हैं। तो जो वहाँ पे भीड़ आ जाती है, लगभग कितने परसेंट, 6 से 7 हज़ार लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं उसी, ये जो फोर्ट ऑफ बेस्टाइल है, इसी के गेट के सामने, और इसी पे आके अटैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फेक र्यूमर एक फैल गई थी। फेक र्यूमर मतलब एक झूठी अफवाह फैल गई थी कि राजा जो है इन लोगों के साथ गलत करने वाला है। ठीक है, कि राजा इनके ऊपर फायरिंग करने वाला है। ठीक, तो फेक र्यूमर, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, ये जो मेन पॉइंट है, फेक र्यूमर। ठीक, और क्या कारण थे? लोग भूखे थे, ब्रेड प्राइसेस हाई थे, किंग लुइस को 16 बना दिया। किंग लुइस 16 जो था, जो राजा 16, उसने टैक्सेशन सिस्टम ऐसा गलत बना दिया था कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे बहुत ज़्यादा सफ़र्ड कर रहे थे। कॉमन पीपल वर सफरिंग। बेस्टाइल वॉज अ सिंबल, और बेस्टाइल ही क्यों चुना गया? क्योंकि बेस्टाइल जो सिंबल था वो किंग्स की क्रूएल्टी का, पावर का सिंबल था। इट्स फॉल मार्क द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जब ये ढहता है, कोलैप्स होता है, तभी क्या कहते हैं कि यहीं से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। और इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, इसके बारे में हमें जानना। पेन थोड़ा मोटा चल रहा है, पेन को पतला करना पड़ेगा। अब ठीक है, समझ गए ना। तो जो फेक र्यूमर फैल गई थी, इसी के चलते हुए जब लुइस 16 को राजा का बनता है, लुइस 16 जब राजा बनता है, वो डेट है, लुइस 16 जब राजा बनता है 1774 को। और जब इसको राजगद्दी मिलती है तब फ्रांस में पैसा ही नहीं होता है, और ये बड़ा खर्चीला, और मैनेजमेंट करना है पैलेस का, इतना बड़ा पैलेस है। ठीक है, सारी चीज़ें नहीं सब मैनेज कर पा रहा था। और इनकी वाइफ मैरी एंटोनेट बहुत खर्चीली, आगे ये सब बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये अभी 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि फेक र्यूमर फैल गई थी, एंड इसके बाद पीपल्स हंगरी थे क्योंकि 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे थे, और किंग लुइस 16 ने जो टैक्सेशन सिस्टम था बहुत अनबेस्ड करा था। ठीक है, समझे। आगे देखिए बताया गया, आगे जो सोसाइटल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम कैसा था यहाँ पर, ये बताया गया है कि यहाँ पे कैसा यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम था। ये बताया गया है कि देखो, क्लर्जी 3 टाइप के लोग थे। पहला है क्लर्जी, देन है नोबिलिटी, देन थर्ड स्टेट्स है जिसमें आर्टिशियंस हैं, बॉर्गीज हैं, पीजेंट्स हैं और लोअर बिजनेसमैन सब हैं। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेट्स से कौन बिलोंग करते हैं? क्लर्जी। थर्ड स्टेट से नोबिलिटी, और सेकंड स्टेट से नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट से हैं पीजेंट्स। ठीक, किसान हो गया, नॉर्मल मजदूर, वर्कर। ठीक, ये सब। तो 1% पॉपुलेशन क्लर्जी, 2% पॉपुलेशन नोबिलिटी थी, और 97%, तो सबसे ज़्यादा तो सफ़र करेंगे ना पीजेंट वर्ग ही। और क्लर्जी कौन है? क्लर्जी वो लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, सिंपल सी बात। क्लर्जी में सारे पोप्स आते हैं, जितने भी रिलीजियस लोग हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? क्लर्जी के अंतर्गत। ठीक, जो क्लर्जी, पोप्स हो गए और प्रीस्ट्स हो गए, जितने भी प्रीस्ट्स हैं, प्रीस्ट मतलब पुजारी क्रिश्चियनिटी रिलीजन के। ठीक है, तो इनके पास सबसे ज़्यादा लैंड होती थी, और इनके पास नो टैक्स। क्लर्जी को कोई टैक्स नहीं देना है। इवनली चर्च के ऊपर जो टैक्स जाएगा वो भी अभी हम आगे बताएंगे, उसको टेल टैक्स कहते थे, टेथ टैक्स। ठीक, तो क्लर्जी के पास देखो तो कितनी ज़्यादा रिलैक्सेशन है।
कोई नो टैक्स और बहुत सारे प्रिविलेजेस है, हैड मैनी प्रिविलेजेस, बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। प्रिविलेजेस मतलब होते हैं विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस थे, ठीक है, प्रिविलेजेस थे। फिर इसके बाद सेकंड कौन सा स्टेट है, नोबिलिटी। नोबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये बताया भी गया क्लर्जी कौन है, जो सारे ये सारे काम करेंगे। और नोबिलिटी में क्या है, नोबिलिटी में है रिलेटिव ऑफ किंग्स, रिलेटिव ऑफ किंग्स हैं, रिलेटिव ऑफ किंग्स हैं या तो ऑफिशियल्स पर्सन हैं, बहुत अमीर लोग हैं, रिलेटिव ऑफ किंग्स हैं, ठीक है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड हायर पोस्ट में हैं गवर्नमेंट में, ठीक, या तो हाई पोस्ट पे हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, मतलब बेसिकली अमीर लोग, ठीक। और इनको भी कोई टैक्स नहीं देना था, पेड नो टैक्स, पेड नो टैक्स, पेड नो टैक्स, नो टैक्सेस, ठीक है। और इनका काम क्या था, ये रेंट, ये इनका काम क्या है कि दे कलेक्टेड रेंट फ्रॉम पीजेंट्स, ये पीजेंट से रेंट कलेक्ट करेंगे, पीजेंट से क्या कलेक्ट करेंगे, रेंट। और सबसे ज़्यादा जो भार है इन सबके दौड़ भाग में वो कर दिया गया है थर्ड स्टेट्स के ऊपर। थर्ड स्टेट्स में कौन से वर्ग हैं, वो हैं पीजेंट्स। पीजेंट्स में सारे किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, लोअर बिजनेसमैन, ये सब पीजेंट्स में हैं। बहुत ही दुखद स्थिति है इनकी। और पीजेंट स्टेट्स में बिजनेसमैन्स भी होंगे, लेकिन जो छोटे लेवल के, बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, लेकिन पीजेंट्स वर्ग में ये सारे लोग थे। पीजेंट्स में, ये थर्ड स्टेट्स में पीजेंट्स और फार्मर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, गॉट इट, फार्मर्स हो गए। और जितने भी वर्कर्स हैं ये सब, जितने भी वर्कर्स हैं ये सब, ठीक। तो इनके ऊपर क्या था कि केवल टैक्स कौन देगा, टैक्स देखो ना ये टैक्स देंगे ना ये टैक्स देंगे, टैक्स केवल कौन देगा, पीजेंट, केवल टैक्स कौन देगा, पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स। तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन होगा, पीजेंट। सबसे पुअर ग्रुप, सबसे पुअर ग्रुप है, पुअर ग्रुप, ओके, समझ में आया ना, सबसे पुअर ग्रुप। एंड सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट सफ़रेबल ग्रुप, सबसे ज़्यादा मोस्ट सफ़र, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा, यही सफ़र करेंगे, ठीक है, समझ में आया। और इनका टैक्सेशन का सिस्टम भी बताया गया है। देखो कहीं पेज पे जगह है, देखते हैं आगे है क्या, नहीं आगे नहीं है, इसी पेज पे बताना पड़ेगा। हाँ देखो, आप इनका टैक्सेशन वाला सिस्टम भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताते हैं कि जो टैक्स, दो टाइप के टैक्स थे, दो टाइप के टैक्स थे, एक था टिथ और एक था टेल, ठीक है। पहले टेल टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो टेल टैक्स है, और एक है टिथ टैक्स। तो हमें टेल और टिथ के बारे में जानना है। तो जो टेल टैक्स था वो लैंड टैक्स था, वो डायरेक्ट लिया जाता था, डायरेक्ट टैक्स था, ये डायरेक्ट था, डायरेक्ट था, ठीक। और जो टिथ टैक्स था ये चर्च को जाता था, ये चर्च को जाता था, ये चर्च को जाता था, प्रोडक्शन का 1/10। तो जो आपसे पूछेंगे कि टिथ टैक्स क्या होता है, हाँ क्या है, जाओ 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 भी आएंगे, जाओ 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 जाओ। तो जो टिथ टैक्स होता है, टिथ टैक्स क्या है, टिथ टैक्स डायरेक्ट चर्च को जाएगा, मतलब इन लोगों के पास जाएगा, क्लर्जी कम्युनिटी के पास। प्रोडक्शन का 1/10, जितना भी आपने प्रोडक्शन किया, सपोज़ आपने 10 कुंटल गेहूं का प्रोडक्शन किया है, तो 10 का 1/10 कर लीजिए। 10 का 1/10 कितना, 1 कुंटल आप किसको देंगे, 1 कुंटल आपको देना पड़ेगा टिथ टैक्स, एज अ टिथ टैक्स आपको क्लर्जी कम्युनिटी को देना पड़ेगा, जो कि चर्च के देखभाल के लिए या जो भी है, ठीक है, उनका खर्चे के लिए। तो एक सेकंड, सबसे ज़्यादा जो सफ़र कौन सा ग्रुप कर रहा है, पीजेंट वर्ग, समझ रहा हो ना, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है। और इनका क्या था सिस्टम कि टैक्सेस इंक्रीज़ कर रहे थे भाई। ट्रेजर, जब वो लुई 16 राजा बनता है ना, तो जब लुई 16 राजा बनता है तो खर्चीला आदमी, बीवी को भी खर्चे पूरे करने, वरना दूसरे से है ना, तो खर्चे भी पूरे करने हैं। तो इसने क्या किया कि टैक्स सिस्टम बढ़ा दिया। और टैक्स सबसे ज़्यादा दे कौन रहा है, टैक्स तो यही दे रहा है ना, पीजेंट वर्ग। तो सफ़र कौन करेगा, यही तो करेंगे, इनके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं, ना 1 को ना 2 को,
सफ़र कौन करेगा? ये भी जो कपड़े पहने ये भी उतर जाएंगे, है ना? तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, समझ में आया? तो ये लोग बहुत ज़्यादा, जो थर्ड स्टेट था पीजेंट, ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, थका हारा और एंग्री हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया, क्योंकि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गए थे। क्योंकि जब आदमी खाएगा नहीं, ठीक है, तो हेल्दी नहीं रह पाएगा, और अगर हेल्दी नहीं रह पाएगा तो कोई भी नॉर्मल सी बीमारी के थ्रू उसका डेथ रेट बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना? तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गए थे। तो आगे में पढ़ना है चीज़ों को, वरना देर हो जाएगी। आगे क्या बताया गया है कि लुईस 16 के बारे में, कि मनी क्राइसिस कैसे होता है, ये देखो बताया गया है कि जब फ्रांस स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, जब ये हैं लुईस 16, मासूम चेहरा, इतिहास गहरा वाली चीज़ है इनके साथ, और ये हैं इनकी वाइफ मैरी एंटनोट, ठीक है। तो इनके बारे में एक ये स्टेटमेंट आता है कि जब ये अपने टाइम पे ऐसे बाल बांधे थे कि इनके बाल बांधने में इतने रुपए लग जाते थे, या पता नहीं, बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, एक्स्ट्रा वैगेंट थी, समझो एक्स्ट्रा वैगेंट, बहुत फालतू खर्चा करती थी, ठीक है। तो ये पढ़ना है कि जब ये लुईस 16 को जब गद्दी मिलती है 1774 में, तो ये कहता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो इसने टैक्सेशन सिस्टम बढ़ाया, ठीक, क्योंकि रोल्स रॉयस से घूमना है। फ्रांस स्पेंट, और ब्रिटेन और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, तो ब्रिटेन पे खर्चा हो गया, और जब मतलब ओवरऑल बहुत खर्चा हो गया, और इनके पास कुछ पैसा बचा नहीं, और इनको एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है, हैवी लोन्स होते हैं, इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो क्या करते हैं, ये टैक्सेस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि जब टैक्सेस को इंक्रीज़ करने वाले होते हैं, तो अब भाई जो थर्ड स्टेट का आदमी है वो कितना ही देगा टैक्स, मार ही डालेंगे क्या, ऐसा है ना। थर्ड स्टेट के आदमी कहते हैं क्या भैया पागल आके लोग हो क्या? तो ये कहते हैं कि थर्ड स्टेट के आदमी भी कहते हैं कि ठीक है, जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। तो ये जनरल मीटिंग को कहते हैं कि ये कहते हैं कि हम टैक्स को इंक्रीज़ करेंगे, जिसके लिए एक जनरल मीटिंग को हेल्ड किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो अभी मेरे शौक़ हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, और महंगी चीज़ों से हमें घूमना है, ठीक। जॉर्डन का जूता पहनना चाहते थे। और सब्सिस्टेंस क्राइसिस में क्या बताया गया है, जब बैड हार्वेस्ट होगी तो स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन मतलब अनाज की कमी होगी, तो क्या होगा, फूड के प्राइस बढ़ जाएंगे। पेन नहीं दिख रहा, पेन दूसरा करना पड़ेगा, एक सेकंड, पेन हरा। जब बैड हार्वेस्ट होगा, जब अच्छी फसल ही नहीं हो पाएगी, तो अनाज की कमी हो जाएगी ना। सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर अनाज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है ना, तो उसका प्राइस रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो राइजिंग फूड प्राइसेस, अगर अभी देख लीजिए, अगर गेहूं की शॉर्टेज होने लगे तो उसके रेट बढ़ जाएंगे ना, ठीक। ऐसे ही क्या हुआ, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, लोग खाना ही नहीं खरीद पा रहे हैं, और जब खाना नहीं खरीद पाएंगे तो फूड के लिए बेसिक चीज़ है जो खाना, दैनिक जीवन का, रोटी कपड़ा और मकान, बिना कपड़ा के रह लेगा, बिना मकान के, लेकिन फूड क्या है, फूड तो बेसिक चीज़ है ना, फूड गिव्स अस एनर्जी। तो बिना फूड के क्या, फूड रॉयट्स हुए, और फूड रॉयट्स अगर हुए तो नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीजेड, नंबर ऑफ ये भी बढ़ती चली जा रही भाई, सिंपल सी बात है। जब खाने के लिए दंगे होंगे तो डेथ रेट बढ़ी जाएगी। फिर क्या होगा, डिजीज़ एपिडेमिक्स, एपिडेमिक होता है छोटे लेवल पे, और पेंडेमिक होता है बड़े लेवल पे, जैसे कोरोना पेंडेमिक था ना। तो ये कोर्स बताया है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का कोर्स बताया गया है कि कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें बदलाव हुई थी, और कितना ज़्यादा यहाँ पे अत्याचार हो रहा था, कि लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। और ये आप समझ चुके होंगे ना। अब आगे बताया गया है कि कैसे मिडिल क्लास आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो आगे इन्होंने जब मीटिंग बुलाई, मीटिंग के बाद क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में हमें थोड़ा चर्चा करनी है, ठीक है। तो आगे बताते हैं। जनरल असेंबली वाली मीटिंग, अच्छा, जो जनरल असेंबली की जो मीटिंग है उसकी डेट भी आपको याद रखनी है, कि जो जनरल असेंबली की जो मीटिंग है, जनरल असेंबली की जो मीटिंग है उसकी डेट है 5 मई 1789। MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब बुलाएंगे मीटिंग में तो तीनों लोगों को न्योता देते हैं, आओ भाई
तो देखते हैं क्या क्या बोला गया है। हाँ, तो फाइनली थर्ड स्टेट्स की जनरल मीटिंग बुला दी गई। राजा कह रहा भैया इतने में हो नहीं पा रहा है, और ज़्यादा टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। वो कहते हैं अरे नशा वसा करके आए हो क्या। स्टेट्स की जनरल मीटिंग बुलाई गई और डेट आपको याद रखनी है 5 मई 1789, 1789 को मीटिंग हेल्ड होती है। होता क्या है कि हर एक स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, पूरे लोग नहीं जाएंगे ना। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 लोग जाते हैं, लेकिन थर्ड स्टेट्स का नंबर ज़्यादा है तो इससे 600 लोग होते हैं। तो राजा लेकिन क्या कहता है कि सभी के पास एक एक वोट है, वोट बाय हेड नहीं है, वोट बाय स्टेट है, कि हर एक स्टेट एक ही वोट कर सकता है। मतलब पूरा स्टेट जब मिलके एक ही डिसीज़न पे आ सकता है, और सेकंड स्टेट एक डिसीज़न पे आ सकता है। तो थर्ड स्टेट के लोग कहते हैं मालिक, जब हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे पास 2 वोट का अधिकार दे दो ना हमें, मिनिमम 2 वोट का तो दो ही, क्योंकि ये दोनों लोग तो आपके रिलेटिव्स हैं, ये क्लर्जी हैं और ये हैं नोबिलिटी, ये दोनों तो आपके पक्ष में ही दे देंगे ना, है ना। तो पार्शियलिटी हो गई ना। तो ये कहने लगे कि हाँ बात तो सही है। तो इनकी बात जो इन्होंने कहा 2 वोट करने वाली, तो लुई 16 ने कहा नहीं, जो फालतू की बात मत किया करो, ये सब मत कहा करो, वोट मांगने लगे, जितने लोग हैं उतने की होगा। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इवन दो द थर्ड स्टेट वॉज द 90% ऑफ द पॉपुलेशन थर्ड स्टेट्स डिमांडेड। तो उन्होंने क्या कहा कि वोट बाय हेड होने चाहिए, नॉट बाय स्टेट, मतलब नॉर्मल हर एक व्यक्ति वोट कर सके। सपोज 300 लोग हैं फर्स्ट स्टेट्स में, तो 300 के 300 लोग वोट कर सकें, और इसमें भी 300 लोग वोट कर सकें, हमारे में भी 600 लोग वोट कर सकें। तो पता चल जाएगा कि टैक्सेशन सिस्टम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। तो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो कि वो कहते हैं नहीं, राजा कहता है नहीं ये सब नहीं हो पाएगा। तो वोट बाय हेड और काउंट की जो इन्होंने डिमांड रखी थी, इसको राजा ने डिनाई कर दिया। ठीक, राजा ने जब डिनाई कर दिया तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों के अंदर उग्रता आ गई। तो इन लोगों ने भी द थर्ड स्टेट्स वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट, उन्होंने विरोध किया। एंड अभी जाएंगे टेनिस कोर्ट पे एक कसम खाएंगे कि हम जब तक अपना संविधान नहीं बना लेंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। तो अभी बात कितनी चल रही है, 5 मई 1789। तो टेनिस कोर्ट ओथ भी पूछा जाता है कि टेनिस कोर्ट ओथ, हाँ टेनिस कोर्ट ओथ, एक सेकंड, टेनिस कोर्ट ओथ में क्या होता है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप बता सकते हो कि वहाँ की जो जनता है उनसे राजा से उग्र होके राजा का विरोध करते हुए टेनिस कोर्ट में जाके जो ओथ लेती है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। टेनिस कोर्ट में ओथ क्या लेती हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, हम लोग अपना खुद का, जिसमें हम लोगों के लिए राइट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके ही चुप बैठेंगे। क्योंकि हम लोगों के लिए बेसिक जो जनता है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना, उसके लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। हाँ फाइनली क्या होता है, अच्छा नेशनल असेंबली की बात आ गई। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाली अभी बात नहीं आई, आगे बताया गया है क्या, आगे कहीं ना कहीं तो बताया गया होगा। चलिए यहीं पे आप समझ लीजिए कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उन्होंने नई गवर्नमेंट बना ली। कैसे बनाई, क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने कहा था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली 20 जून 1789 नेशनल असेंबली जो बनाई गई। और इन लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट्स के लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इन्होंने कसम खा ली, तो इन्होंने 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, कि अब जो राजा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब संविधान के अधीन रहकर आपको आपका जो आदेश है वो माना जाएगा। ठीक है, इन्हीं सब के चलते आगे बताया गया है। कुछ लीडर्स के नाम नहीं बताएं क्या हमने, बताने तो चाहिए, एक सेकंड। तो इन लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली बना ली। दे टुक द टेनिस कोर्ट ओथ, जो बताई टेनिस कोर्ट ओथ पे जाके, वी विल नॉट लिव अंटिल वी राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्रांस। इन्होंने कहा कि जब तक हम
नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे खुद का, तो 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग बना लेते हैं, जिस पे इनके लिए राइट्स होते हैं। और इनके लीडर्स कौन थे ये इम्पोर्टेंट है, मिराबियो और अबेसीज, ये दो लीडर्स हैं जिनको आपको नाम याद रखना है। पूछा जाएगा कि टेनिस कोर्ट ओथ जो थी या नेशनल असेंबली, उसको लीड कौन कर रहा था, है ना, पूछ लेंगे। नेशनल असेंबली के लीडर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल असेंबली के लीडर, ठीक। इन्हीं सब के चलते हुए जब मिडिल क्लास कैसे बनी, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे ना, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, वो लोगों ने क्या किया कि उनको जब थोड़े से बेसिक राइट्स मिले, उन पे एजुकेशन आ गई, वो लोग थोड़ा और जानने लगे चीज़ों को, एंड वो लोग जब हर एक चीज़ से रूबरू हो गए, उनको अपने बेसिक राइट्स का नॉलेज हो गया, तब और उनका स्टेटस थोड़ा सा अप हो गया, तब थर्ड स्टेट्स के कुछ लोगों को हम लोग क्या कहने लगे, मिडिल क्लास। और उन्हीं मिडिल क्लास में से कुछ वो स्पीच देने वाले लोग हैं जो मेन प्रभाव वाला रोल प्ले करते हैं, जिसमें से हैं रोशो जी हैं, एंड मॉन्टेस्क्यू हैं, जॉन लॉक हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है, जिन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि ऐसे नहीं होगा, जैसे कि ये सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। तो जैसे कि रोशो जी हैं, तो 3 मेन लोग हैं, एक हैं रोशो, स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। इनकी बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसकी है? स्पिरिट ऑफ लॉ किसका है? मॉन्टेस्क्यू का। एक सेकंड देखना पड़ेगा, एक सेकंड। स्पिरिट ऑफ लॉ, आप अभी इतना देखिए कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है वो रोशो की है, एंड ऐसे ही मॉन्टेस्क्यू रहे, एंड इन लोगों ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही जॉन लॉक हैं, 3 नाम हैं मेन, जिन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, लोगों को समझदार बनाया है, जॉन लॉक, रोशो और मॉन्टेस्क्यू, ठीक, ये लोग हैं। तो फाइनली आपने इतना पढ़ लिया है। और अच्छा हाँ, एक चीज़ जो हमने अभी तक रिकॉल नहीं करी है, वो ये है कि जो फ्रांस की ओल्ड करेंसी है, फ्रांस की जो ओल्ड करेंसी है उसको हम लोग लिवर कहते हैं। फ्रांस की जो ओल्ड करेंसी जो है उसको हम लोग लिवर कहते हैं, लिवरा, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड मैं देख लूँ उन लोगों का नाम, ठीक, एक सेकंड का हमें समय देंगे। चलिए अभी देख के बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि ये सब चीज़ें उग्रता में आ गई और फेक रूमर फैल जाता है कि राजा हम लोगों का विरोध करने वाला है, राजा हम लोगों को मारने वाला है। ये सब चीज़ें जब फेक रूमर फैल जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि राजा हम लोगों को मारे, इससे पहले हम लोग खुद ही अटैक कर देते हैं राजा के बेस्टाइल पे, और वहाँ से हमें आर्मरी वाला सिस्टम मिलेगा, जिससे क्या हम लोग करेंगे, उससे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग उससे क्या करेंगे, राजा का विरोध कर देंगे। तो इन सब के चलते हुए जब कहानी आगे बढ़ती है, टैक्सेशन आप देख रहे हो ना, उत्पीड़न हो रहा है गरीब वर्ग के साथ, थर्ड वर्ग के साथ, फिर क्या होता है कि रूमर स्प्रेड दैट द किंग वॉज सेंडिंग द आर्मी टू अटैक द पीपल, है ना, वही चीज़। पीपल गैदर्ड वेपन एंड स्टॉर्म द बेस्टाइल, और लगभग कितने लोग, 6 से 7 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं, एंड वहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये तो वैसे AI जनरेटेड है,
तो यहाँ पे ही इन्होंने जो बेस्टाइल है फोर्ट का उसको जला दिया एंड पूरा ढा दिया, एक हिसाब से बहुत ज़्यादा मारपीट हुई। दिस बिकेम द सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन, और यहीं से ही लगा कि राजा को कि अब जनता जो है वो पावरफुल हो गई है और जनता को ज़्यादा समझाया जा रहा है, ज़्यादा वो क्या कहते हैं, सजग हो गई है जनता पॉपुलेशन अब हमारी सजग हो गई है। ठीक, तो ग्रेट फियर क्या होता है, कंट्री साइड में और शहर में क्या हो जाता है, वायलेंस फैल जाता है। पीजेंट फियर्ड विद द नोबल्स वुड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, पीजेंट्स क्या हुए, नोबल्स वुड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, दे अटैक्ड मैनर हाउसेज एंड बर्न्ट डॉक्यूमेंट्स, पीजेंट्स ने बहुत ज़्यादा फिर उग्रता पे आ गए, इन्होंने मैनर हाउस एंड बर्न्ट करने लगे डॉक्यूमेंट्स को। एंड मैनी नोबल्स रैन अवे टू द अदर कंट्री, बहुत सारे नोबल्स लोग थे भाग गए, अपना देश ही छोड़ के भाग गए नोबल्स, कि यहाँ पे तो भैया रहने लायक अब बचा नहीं है, तो हम लोग यहाँ से भाग के चलते हैं दूसरे देश। ठीक है, अदर किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए होंगे, तो मैनी नोबल्स रैन अवे टू अदर कंट्रीज़। आई होप अभी तक आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आ रही होंगी कि इतना ज़्यादा टैक्सेशन सिस्टम हुआ और उनकी बात नहीं मानी गई, तो वो लोग अपना खुद का संविधान बनाने के लिए चले गए कि जिसमें उन लोगों के राइट की बात हो। ठीक है, और इन्हीं सब के चलते कुछ इन्फ्लुएंसर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, जिन लोगों ने देश को और जो थर्ड स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों को समझाया है कि आपके पास ये सारे लॉ हैं और ये नहीं कि सारे प्रिविलेजेस जो हैं राजा के पास ही हैं। उनमें से 3 नाम हैं, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू एंड विलियम रॉशो। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। ठीक, तो क्या एक बड़ा खतरा क्या आ गया कि जो लोग हैं, जनता है थर्ड स्टेट की बहुत ज़्यादा पागल हो गई है, कुछ भी करे कुछ नहीं को तैयार है, तो यही वाली स्थिति आ गई है अब। ठीक, अच्छा, फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम में क्या बताया गया है, नेशनल असेंबली मेड हिस्ट्री अनाउंसमेंट, और क्या हुआ कि अबॉलिश सिस्टम कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता, जो राजा का नहीं चल रहा था कि क्लर्जी बिल्कुल नहीं देंगे ये सब, तो इन्होंने क्या किया, सारे प्रिविलेजेस जितने भी विशेष अधिकार थे, प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार, जितने भी स्पेशल राइट्स थे वो सब खारिज कर दिया, हटाओ ये सब कुछ नहीं होगा। नेशनल असेंबली मेड अ हिस्टोरिक अनाउंसमेंट, नेशनल असेंबली ने एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट कर दी, अनाउंसमेंट कि कोई भी स्पेशल टैक्स नहीं होगा नोबल्स के लिए, नो स्पेशल टैक्स फॉर नोबल्स, नो चर्च प्रिविलेजेस, ना ही चर्च के लिए कोई प्रिविलेजेस होंगे, जैसे कि नहीं कि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं और इवनली उनको टेल टैक्स जा रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए सेम राइट सेम रूल, सेम राइट सेम रूल होंगे, भाईचारा से रहेंगे। और अगर क्लर्जी पढ़ सकता है क्लर्जी कम्युनिटी का, तो पीजेंट भी पढ़ेगा। ठीक, पीजेंट भी पढ़ेगा, और अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो वो भी टैक्स देंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया एक ये हिस्टोरिक अनाउंसमेंट के थ्रू, सारे प्रिविलेजेस थे सब खत्म कर दिए गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे क्या बताया गया है, इसके आगे क्या बताया गया है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। लेकिन जो संविधान बनाया इन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, इसमें एक गलती कर दी, इन्होंने केवल मेंस की बात करी, मैन, ठीक है, मेंस की बात करी और सिटीजन्स की, वुमेन का क्या है ना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है जो जाहिर किया गया है, लागू किया गया है। मेन आइडिया क्या था इसमें, ऑल ह्यूमन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, सभी जन्म से मतलब कोई किसी में वो नहीं है कि बाउंडेशन की आप कि जन्म से ही हर कोई फ्री है और इक्वल है, सभी के लिए समानता का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी के पास बोलने का अधिकार है, सभी को अपने ओपिनियन राय देने का अधिकार है। लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल, सभी के लिए इक्वल्स होंगे। अगर कोई सज़ा कर रहा है और बी कर रहा है और सी, तो अगर तीनों ने एक ही सज़ा, एक ही अगर कोई ऐसा किया है कि किसी का मर्डर कर दिया है, तो तीनों को सेम दी जाएगी सज़ा। ऐसा नहीं है कि क्लर्जी को नहीं दी जाए और ये, और ऐसा ही टैक्स में भी है। ठीक है, सभी के लिए बराबर कानून बनेंगे। गवर्नमेंट गेट्स पावर फ्रॉम द पीपल, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार बनेगी, वो जनता के द्वारा उनको ताकत मिलेगी, ना कि
खुद में अपने आप में एक शक्ति बन जाएंगे, माहिस्मती नहीं। टैक्सेस विल बी पेड बाय एवरीवन, और टैक्सेस क्या होंगे, सभी के द्वारा दिए जाएंगे। दीज आइडियाज़ बिकेम द बेस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये जो आइडियाज़ दिए गए हैं, ये जो 3-4 आइडिया बताए गए हैं, यही बिकेम द बेस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसी को डेवलप करने में इन्हीं आइडियाज़ का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन होता क्या है कि अभी तक आप देख रहे हो, देखो ये बताया गया 5 राइट्स है ना वुमेन के, मैन आर बोर्न रिमेन इक्वल बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड रिलीजन, राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू फेयर ट्रायल। मतलब ये ऑफिशियल है, समझ रहे हो ना आप। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि वुमेन रेवोल्यूशन, कि वुमेन ने भी बढ़ चढ़ के बहुत पार्टिसिपेट किया है। वुमेन ने बढ़ चढ़ के कैसे पार्टिसिपेट किया है कि जब जैसे कि मनुष्य लोग जो पुरुष लोग हैं, जब वो लड़ाई पे जाते तो वो अपना घर का सारा मेंटेनेंस बना के रखते थे, है ना, मेंटेनेंस बना के रखते थे और पूरा घर की देखभाल करना। लेकिन वुमेन्स ने भी आगे चल के क्या किया है, वुमेन्स ने भी रेवोल्यूशन में रोल है उनका, ठीक। तो ऑन 5 अक्टूबर 1789 वुमेन मार्च टू वर्साइल्स शाउटिंग, और 5 अक्टूबर 1789 को वुमेन्स थी वो मार्च, मतलब एक पीसफुली मार्च निकालती हैं वर्साइल्स जगह एक, और शाउटिंग करती हैं वी वांट ब्रेड। आप लोग शाउटिंग करते हो ना, शाउटिंग मतलब चिल्लाना, वी वांट ब्रेड। हम लोग नहीं कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, ऐसा ही इनका है, वी वांट ब्रेड है, इनके खाने के लिए रोटी तक नहीं है। द किंग एंड क्वीन वर फोर्स टू मूव टू पेरिस, और इन्होंने फोर्स किया किंग के और क्वीन के लिए कि मूव कर जाएं पेरिस की तरफ। और वुमेन की डिमांड क्या थी इनकी, जो ये वी वांट ब्रेड का नारा लगा रही थी, इसके साथ साथ इनकी क्या डिमांड थे, एजुकेशन में राइट्स वुमेन को भी होने चाहिए, राइट टू फॉर्म्स क्लब्स, कि हम भी एक क्लब्स बना सकें, जैसे कि अभी आप पढ़ोगे कि आगे चल के कि उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए हैं, आगे चल के पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही कि हम लोग भी बना सकें पॉलिटिकल क्लब अपने, हम लोग भी यूनाइट हो सकें। जैसे कि आज कल एनजीओ बन जाते हैं जो केवल गर्ल्स के हैं या फीमेल्स के हैं, ऐसे राइट टू वर्क, हमें भी काम करने का अधिकार होना चाहिए। लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स, हमारे पास भी प्रॉपर्टी राइट होने चाहिए, बट फुल पॉलिटिकल राइट्स कम मच लेटर। लेकिन इनके पास क्या हुआ, बहुत दैनिक स्थिति से अगर देखें तो बहुत ख़राब स्थिति थी वुमेंस की वहाँ पे। 1946 में उनको वोट देने का राइट मिल पाया है। 1946 में दे हैव टू बी राइट टू वोट, ठीक, दे हैव टू बी राइट टू वोट, उनको मिल नहीं पा रहा था, ठीक। और अच्छा, सिंबल्स से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें केवल मेंस के लिए बात करी गई थी डिक्लेरेशन में, और एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीजन्स में भी हम बता देते हैं आपको क्या है एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न, आपको पता होना चाहिए। 2 टाइप के सिटीजन्स थे, सिटीजन्स, एक है एक्टिव और एक है पैसिव, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। एक्टिव सिटीजन्स क्या होंगे, मेंस होंगे, पहली बात तो मेंस होंगे, और वो टैक्स पेयर होंगे, टैक्स देते होंगे, ठीक है, और मोर देन 25 ईयर से ज़्यादा होंगे। और पैसिव सिटीजन्स में कौन होंगे, जो सारी वुमेन्स जो टैक्स नहीं देते हैं, 25 साल से कम के लोग, सब किस में हैं, पैसिव सिटीजन्स में। तो वुमेन्स के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा था, फिर वुमेन्स के लिए भी बात करी गई, वुमेन्स ने भी छोटे छोटे क्लब बनाना शुरू किया, तब जाके उनको ये 1946 में मिला है राइट टू वोट का अधिकार, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, सिंबल्स बताए गए हैं कुछ जो क्या प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले है द ब्रोकन चेन। तो जो ब्रोकन चेन है ये बताती है कि हम लोग स्लेवरी से उभर के आए हैं, ठीक है, कि इसका मतलब है कि हम लोग स्लेवरी से उभर के आए हैं और हम लोग अब नाउ एक्ट टू बिकम फ्री, कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। और ये स्नेक बिटिंग इट्स टेल का फ्रॉम अ रिंग, मतलब इसका मतलब है कि इसका मतलब होता है ये सिंबल ऑफ इटर्निटी है, सिंबल ऑफ इटर्निटी, अनंत काल का सिंबल है इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, इटर्निटी, ठीक।
ये जो सिंबल है ये प्रदर्शित कर रहा है कि नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। यहाँ से देखो कोई भी नहीं, ना शुरुआत हो पा रही ना एंड का कोई पता ही नहीं चल रहा है ना, सांप अपनी ही पूंछ खा रहा है। तो नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, नाइदर बिगनिंग स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। ठीक है, जीवन का मतलब ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई एंड है। और क्या बताया गया है, और ये फ्रिजियन गैप इंपॉर्टेंट है। फ्रिजियन गैप ये बताना चाहती है कि हम लोग स्लेवरी से उभर के आए हैं, स्लेवरी से उभर के आए हैं, स्लेवरी से उभर के आए हैं, स्लेवरी अपॉन बिकमिंग फ्री। ठीक, स्लेवरी से उभर के आए। ऐसे ही आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे स्केप्टर है। स्केप्टर क्या है, ये सिंबल ऑफ होता है रॉयल पावर का, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ठीक, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। और ये एक विंड वुमेन है जिसको हम लोग पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ कहते हैं। और ये जो लॉ टैबलेट है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये बताया गया है कि जो नियम है वो सभी के लिए इक्वल होंगे। तो लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल, लॉ इज़ इक्वल फॉर हो गया यहाँ पे, लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल। गॉट इट, इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये कुछ सिंबल से जो अभी जो थर्ड क्लास के लोग हैं ना, जब उनको राइट्स मिलेगा, जब वो मिडिल क्लास बनेंगे, तो वो ऐसे ही कपड़ों को धारण करके रखेंगे ताकि उन लोगों को पता चल सके कि हम स्लेवरी से उभर के आए हैं, हमने कमबैक किया है। ठीक है, ये बात है। आगे क्या बताया गया है कि फ्रांस जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना ही लिया, तो जब उन्होंने संविधान बना लिया, जनरल वो जब नेशनल असेंबली ने संविधान बना लिया, तो 1791 में मैंने बताया ना कि वुमेंस के लिए कोई बात नहीं थी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, किंग्स पावर वॉज रिड्यूस्ड, जो राजा के पास शक्तियाँ थी वो कम होती जा रही थी। नेशनल असेंबली मेड लॉ, तो जो अब नियम है वो नेशनल असेंबली बनाएगी, राजा की शक्तियाँ कम हो रही हैं। ओनली एक्टिव सिटीजन्स विद प्रॉपर्टी कुड वोट, एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते हैं, पैसिव सिटीजन्स के पास दे हैव टू नो राइट टू बी वोट। बट कॉमन पीपल एंड रेडिकल्स वर नॉट सेटिस्फाइड। तो जो रेडिकल्स कौन होते हैं, रेडिकल्स होते हैं उग्रवादी क्रांतिकारी। रेडिकल्स कौन होते हैं, उग्रवादी क्रांतिकारी। वो कहते हैं नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे वो इन सब चीज़ों से। फिर क्या होता है, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एट द एंड क्या होता है कि फ्रांस में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। राजा की शक्तियाँ क्या कर दी गई, कम कर दी गई। ठीक, राजा भी अब कोई काम करेगा तो संविधान के अधीन आके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब आई फ्रांस में, तो पता होना चाहिए 1791 में, सिंपल सी बात। ठीक, फ्रांस एट वॉर, कब फ्रांस का युद्ध हुआ है। ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया अटैक्ड फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया ने फ्रांस पर अटैक किया। और क्या हुआ, इनसाइड फ्रांस रॉयल सपोर्टर्स क्रिएटेड, जितने भी रॉयल सपोर्टर्स थे, शॉस का मतलब होता है डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना सब, है ना, कॉश। तो फ्रांस के अंदर क्या होती है, अस्त व्यस्त सारी चीज़ों, मतलब सही सब चीज़ें सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी, अस्त व्यस्त हो गई थी। ठीक है, पीपल ऑफ पेरिस अटैक्ड द पैलेस एंड अरेस्ट द किंग। और फिर क्या होता है कि जो राजा है उसको एक देशद्रोह का आरोप लग जाता है। किस बात का, कि जो उसके आसपास के जो देश होते हैं जैसे ऑस्ट्रिया पर्शिया, इनसे ये हो जाता है कि ये लोग से राजा की ये बात होती है कि आज हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्डअप हो गया है, कल को ऐसा ना हो तुम्हारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्डअप हो जाए, तो ऐसा करो हमारे देश में आओ और जो हमारे यहाँ पे नेशनल असेंबली है इसको खारिज कर दूँ, इसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है, और फिर से एक मोनार्की ले आओ। तो अब ये जो है वो नॉर्मल पीपल्स को पता चल गई, नॉर्मल पीपल्स को भनक लग गई और उन्होंने राजा को ढूंढा और उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक, राजा को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक, राजा को कैदी कर दिया गया। ठीक, राजा को कैद में ले आए हैं अब। ठीक, इसके बाद क्या होगा, तो आप समझ रहे हो ना, फ्रांस में मोनार्की आई। फिर फ्रांस में मोनार्की के बाद राजा ऐसी गलत हरकतें करने लगा कि राजा के ऊपर देशद्रोह का आरोप लग गया। राजा के ऊपर क्या उनसे आरोप लग गया, देशद्रोह का। अब देशद्रोह तो सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा कानून का अपराध है ना। तो जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद की कहानी बताई गई आगे। तो
तो फ्रांस एक बिकम्स अ रिपब्लिक, फ्रांस एक रिपब्लिक स्टेट बन जाता है 1792 में। कैसे बन जाता है कि आपने देखा ना कि लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई और फिर जब लड़ाइयाँ हुई तो राजा को देशद्रोह को घोषित कर दिया गया और इसको क्या कर दिया गया, इनको राजा को, ये हैं लेटे हुए हैं यहाँ पर अच्छे से। अच्छा ये क्या है, ये गिलेटिन डिवाइस है। जो गिलेटिन डिवाइस है, गिलेटिन एक एग्जीक्यूशन डिवाइस होती थी। गिलेटिन स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। गिलेटिन क्या होती थी, एक एग्जीक्यूशन डिवाइस थी। इसके दोनों साइड पे ब्लेड लगे होते थे। एग्जीक्यूशन डिवाइस, इसके दोनों साइड पे ब्लेड, ये भी ब्लेड और यहाँ पे भी ब्लेड। राजा को पकड़ लिया गया, राजा को दोषी ठहरा दिया गया, कन्विक्टेड हो गया राजा, ठीक है, कन्विक्टेड ठहरा दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। फिर क्या होता है, कितनी तारीख होती है, 21 सितंबर 1792। इस दिन को क्या होता है, मोनार्की ख़त्म कर दी जाती है। मोनार्की का फुल्ली एंड हो जाता है, मोनार्की अबॉलिश कर दी गई और राजा को इसी दिन क्या किया जाता है कि एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो लुई 16 क्या किया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। लुई 16 को क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट मतलब मार दिया गया गिलेटिन डिवाइस से, ठीक है। तो जब राजा को मार दिया गया तो अब इसके बाद सरकार कैसे चलेगी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब सरकार कैसे चलेगी तो वहाँ के जो थोड़े से मिडिल क्लास के लोग थे उनका एक बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं। पहले तो बहुत सारे क्लब्स बनते हैं, मैनी क्लब्स, बहुत सारे क्लब्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से एक का नाम है जैकोबिन क्लब। ये मेन क्लब है जैकोबिन क्लब, ठीक है। इसका जो मेन वो था, मेन लीडर, उसका नाम है मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर यहाँ का जैकोबिन क्लब का लीडर था, जो एक ऐसा ग्रुप बनाया गया था जो गरीबों के लिए भी देखा जाएगा, गरीबों की भी हित की बात रखी जाएगी इस जैकोबिन क्लब के द्वारा। बेसिकली इसका फॉर्मेशन पहले हो गया था लेकिन पावर में अब आता है, ठीक। इसको लीड कौन कर रहा था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। तो राजा के मरने के बाद कौन सरकार चलाएगा, सत्ता किसके हाथ में आ गई, रॉबेस्पियर के हाथ में, ठीक, जो कि एक जैकोबिन क्लब का लीडर है, ठीक। अब इसके बाद की कहानी आगे देखते हैं हम लोग क्या है। 1793 से 1794 में क्या होता है, जब रीन ऑफ टेरर, इसके जो इसका रूल पीरियड है, इसको रीन ऑफ टेरर क्यों कहा गया, लीडर कौन है, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, ग्रुप कौन सा है, जैकोबिन। इसने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी। मतलब इसके कहने का मतलब था कि अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, सिंपल सी बात, मार देगा, गोली मार देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक। तो स्ट्रिक्ट मेजर्स क्या थे, प्राइस कंट्रोल किया गया, राशनिंग एंड हार्श पनिशमेंट्स। अगर कोई किसी कानून को तोड़ते हुए पाया जाता तो उसके ऊपर बहुत अत्याचार वाला आरोप, दंड दिया जाता था, ठीक, दंड। प्रॉपर्टी ऑफ नोबल सीज्ड, नोबल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर दिया गया। एनीवन सस्पेक्टेड फॉर बीइंग एंटी रेवोल्यूशन वाज गिलेटेंड। सिंपल से देखो लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया गया जो एंटी रेवोल्यूशन है ना, जो अपने देश के प्रति या कुछ गलत बोल रहा है या मेरी बात नहीं मान रहा है, एंटी रेवोल्यूशन पाया गया, उसको मार दिया जाएगा, गिलेटेंड। तो इन सब के चलते हुए उसने बहुत लोगों को मारा, हज़ारों लोगों को मारा है। थाउजेंड्स वर किल्ड, पीपल टर्न्ड अगेंस्ट रॉबेस्पियर। तो जो लोग थे जिन्होंने बनाया था रॉबेस्पियर को, ये हैं, अच्छा, इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा लोगों को मारा। तो रॉबेस्पियर को भी लोग, अब जो इनके टीम के भी लोग थे, भले ही अच्छा ये नहीं देखता था कि मेरे टीम के लोग हैं, कोई भी, सबको मारता था, सबको, जो बात नहीं मानेगा या कोई एंटी रेवोल्यूशन में पाया गया, ठीक, या जिसने कुछ रूल्स तोड़े जो हमने बनाए, सबको जान से ही मार देगा। ही टू वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1794। तो इनके जो टीम के लोग थे पॉलिटिकल क्लब के, वो भी कहने लगे बस करो भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो 1794 में क्या किया जाता है, इनको भी मार दिया जाता है, एग्जीक्यूटेड। क्यों, क्योंकि जो जनता है आप उसी को नहीं खुश कर पा रहे हैं, है ना। जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, इनको भी मार दिया जाता है, ठीक। पहले तो इनको अरेस्ट किया जाता है एंड जुलाई ऑफ 1794 में अरेस्ट किया जाता है और फिर दूसरे दिन इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक। आई होप
आप सबको यहाँ तक थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक। यहाँ तक आधी कहानी हो चुकी है अपनी, ठीक। अब आप देखिए, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं कि लुइस 16 को राजा बना दिया जाता है। लुइस 16 राजा बन जाता है 1774 में। इसके बाद क्या होता है, टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हो जाता है। टैक्सेशन सिस्टम जब ज़्यादा हो जाएगा तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाएंगे। सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाएंगे, खाने के लिए पैसा भी नहीं है ना खाना है। फिर क्या होती है, मीटिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। राजा अब लिमिटेड सोर्स के साथ राजा बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को जब देशद्रोह पाए गए लुइस 16 को, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो उसके बाद आता है ये जैकोबिन क्लब, ठीक है, समझ में आया ना, जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब के बाद यहाँ पर आएगा डायरेक्टरी रूल फ्रांस का। लोग कहेंगे कि अब हम लोग अभी तक एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आएगा डायरेक्टरी रूल्स आएगा फ्रांस में, जिसमें जो पावर है वो 5 लोगों के पास होगी। 5 लोगों के पास होगी, एक अकेला नहीं करेगा। एक अकेले को दे दो तो वो उड़ने लगता है, ऐसी जनता कह रही। एक अकेले को बना दो तो अपने ही सुर में रहते हैं, है ना। तो आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। तो डायरेक्टरी रूल इंट्रोड्यूस होती है 1750 से, ये 4 साल डायरेक्टरी रूल ही चलता है। 1795 से लेके 1799 तक डायरेक्टरी रूल चलता है। आफ्टर रॉबेस्पियर अ न्यू गवर्नमेंट कॉल्ड द डायरेक्टरी वॉज फॉर्म्ड। 5 डायरेक्टर होंगे, 2 इलेक्टेड काउंसिल्स एंड 2 इलेक्टेड काउंसिल्स होंगी। और बट इट वॉज करप्ट एंड अनस्टेबल, पीपल वर अगेंस्ट, डिसअपॉइंटेड अगेन। कोई भी अगर हमें वो लेना होता था डिसीज़न मेकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिसीज़न मेकिंग। प्रॉब्लम क्या है, डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग में क्या हो जाएगा, अगर 3 लोग एक तरफ हो गए, 2 लोग एक तरफ, डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम है। 3 लोग एक तरफ हो गए और 2 लोग एक तरफ, तो किसकी बात मानी जाए, है ना। तो वो कहते थे आपने मेरी बात नहीं मानी, कोई कहता था मेरी बात नहीं मानी। तो और ये करप्टेड भी हो गया था, जो डायरेक्टरी रूल है ये करप्टेड भी हो गया था। करप्टेड कैसे हो जाएगा कि जब 5 लोगों के पास है पावर, तो 5 लोग अपना अपने 5 लोगों के पास अपने अपने आदमी भी रहेंगे। सपोज 5 लोगों के पास पावर है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड ये ई है। तो सबके पास अगर पावर है, डायरेक्टरी रूल बन चुका है, तो सब अपने अपने आदमी को हायर करेंगे, तो बढ़ेगा ना करप्शन। करप्शन तो बढ़ेगा, ये करप्शन कम नहीं होगा, ठीक। तो जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, ठीक। लोग फिर से निराश होने लगते हैं कि यार बताओ, जिसको चुनो सबको खुशी, कोई सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहा है, संतुष्ट ही नहीं कर पा रहा है। इन सब के चलते जब इतने सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रहे थे, इन सब के चलते एक आता है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक। नेपोलियन बोनापार्ट उभर के आता है, एक नवयुवक, ठीक, जो पूरे फ्रांस को इक्वालिटी बिफोर लॉ देगा, नेपोलियनिक कोड देगा, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कब आता है, 1799 में। अब ब्रिलियंट जनरल नेपोलियन टुक कंट्रोल, फिर कहता है कि नहीं तुम लोग कुछ नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, अब हम संभालेंगे गद्दी मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर नहीं, फ्रांस। ही इंट्रोड्यूस्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब समानता का अधिकार, सभी समान रहेंगे कानून की नज़र में, समानता का अधिकार, ठीक। फिर क्या है, न्यू एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया। रोड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूवमेंट किया। न्यू लॉज इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड कहेंगे। तो पूछा जाएगा व्हाट इज़ नेपोलियनिक कोड। न्यू लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट इज़ नोन एज नेपोलियनिक कोड, सिंपल सी बात, ठीक। लेटर ही, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद क्या होता है कि ये खुद को एम्परर, राजा घोषित कर देता है। लेकिन एट द एंड क्या होता है, इसको लोग डिक्टेटर की नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि डिक्टेटर बन जाता है। 1815 के वाटरलू का वॉर होता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, ठीक। नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। फिर से एक बार कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं पावर्स में, कंजर्वेटिव्स फिर से पावर में आ जाएंगे, ठीक। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज के चैप्टर में। एक चीज़ अभी, हाँ, ओलंपिक गॉगल्स का एक बताया गया है कि इनका महिलाओं के लिए इनका क्या मेन भूमिका रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका रही है इनकी,
ये बताया गया है। ठीक, देखो ओलंपे दे, ये जो ओलंपे दे जॉर्जेस हैं 1748 से 1793 इन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन किया और इन्होंने बहुत सारी फीमेल्स को अवेयर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन अगर कोई है तो वो यही है। समझ में आ रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, वो यही है। ठीक, शी स्ट्रांगली बिलीव दैट वुमेन मस्ट गेट द सेम राइट एज मैन इन द न्यू सोसाइटी ऑफ फ्रांस। ये चाहती थी कि जो नई सोसाइटी बन रही फ्रांस में उसमें मेंस और वुमेन्स के पास इक्वल राइट्स हों। ठीक, हर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, और इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन 1791। In 1789 द नेशनल असेंबली रोड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। 1789 का जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जाहिर हुआ था ना, तो उसमें क्या लिखा था, डिक्लेरेशन ऑफ मेंस एंड सिटीजन्स। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्लब बनाए और वुमेन्स के राइट्स के लिए इन्होंने बहुत बातें करी, तब जाके 1946 में वुमेन्स को राइट टू वोट का अधिकार मिल पाया है। वुमेन रिमेंड एक्सक्लूडेड, वुमेन्स को फिर से बाहर निकाला जाता था। ओलंप दे जॉर्जेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, सी रोट अ न्यू डिक्लेरेशन राइट कॉल्ड। इन्होंने नई डिक्लेरेशन, नई घोषणा पत्र लिखी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन्स। इस डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया है, वुमेन आर बॉर्न फ्री एंड सेम इक्वल टू मैन। मतलब हर एक महिला क्या है, हर एक महिला के पास जीवन से वो स्वतंत्र है अपने अधिकार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, है ना, सब चीज़ों के लिए। और वो जो पुरुष हैं उस वर्ग के बराबर हैं। ठीक है, वुमेन शुड हैव द सेम पॉलिटिकल राइट एज अ मैन। जितने पॉलिटिकल राइट्स, जितने भी राजनीतिक अधिकार अगर पुरुष वर्ग के पास हैं उतने ही हमारे पास भी होने चाहिए। वुमेन मस्ट हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, और उनके पास ये भी होना चाहिए कि हमारे पास खुद की प्रॉपर्टी ओन करने का राइट होना चाहिए। वुमेन शुड हैव टू राइट टू वोट, हमारे पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। भैया हम वोट तक नहीं दे पा रहे हैं। वुमेन शुड बी अलाउड टू होल्ड पब्लिक ऑफिस जॉब इन गवर्नमेंट, और हमको हर जगह पर, हर सेक्टर में भेजा जाए। वुमेन मस्ट गेट इक्वल एजुकेशन, और महिलाओं को भी इक्वल एजुकेशन का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक, मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन द इक्वलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और जो मैरिज है, जो शादी है, वो इक्वलिटी मतलब समानता रख के करी जाएगी हस्बैंड और वाइफ के बीच में। ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती जो थी वो नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हो। ठीक, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करके बताई हैं। ठीक, और इस चैप्टर में एबोलिशन ऑफ स्लेवरी बताया गया है कि कैसे जो एक अमेरिका है, आगे बताया गया होगा, नहीं है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी में। मैं देखो यहीं पे बताता हूँ कि जो यूरोप है, फ्रांस है और ब्रिटेन, सॉरी फ्रांस और ब्रिटेन तो वहीं पे, सॉरी यहाँ पे आओ, ब्रिटेन, अफ्रीका और अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका और अमेरिका, ये एक ट्रायंगुलर स्लेवरी वो बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्लेवरी वो हो रही है। तो ब्रिटेन, अफ्रीका और क्या है, अमेरिका कंट्री है। ठीक, ये कुछ चीज़ें थीं जो हमने आपको रिकॉल कराने की कोशिश करी हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। अगर कोई चीज़ें छूट गई हों तो आप बुक से थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसका भी इसी तरीके से हम लोग एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें आप 2x पे वीडियो करके अपना जल्दी से जल्दी अपना वीडियो जो है